बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों के अंदर हिंदुस्तान का एक मिस एडवेंचर लम्हा ब लम्हा एबीएन न्यूज़ की टीम ने बड़ा रिस्पॉन्सिबली आप लोगों को रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, कितना रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। बट सवाल अब ये पैदा होता है कि आज 12 मई 2025 को जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्या जंग रुक चुकी? क्या सीज फायर के ऊपर हिंदुस्तान अमल दरामद करता रहेगा? क्या जिस खफगी और हजीमत से पूरी कौम और हिंदुस्तान गुजर रहा है उससे रिकवर कैसे करेगा? एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर, आर फोर्सेज आर एज अ नेशन, हम कहां पे खड़े हैं और फर्दर हमारी क्या पॉलिसीज, क्या स्ट्रेटजीज होंगी? और एक बात पॉलिटिकल भी आज के शो में मैं करना चाहूंगा इब्तदाइये के अंदर ही। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वो अचीव कर लिया है कि जहां पर पूरी की पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, सियासी जमातें अक्रॉस द बोर्ड, कल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने DGISPR की, कि उन्होंने तमाम सियासी जमातों का, डिजिटल मीडिया वॉरियर्स का, सबका शुक्रिया अदा किया। दिस वॉज द मोमेंट जिसमें मुझे शिद्दत से एहसास है कि पूरी की पूरी कौम 25 करोड़ फौज बन के मुत्तहिद खड़ी हुई है। क्यों ना इसको चेरिश करते हुए कुछ इस किस्म का प्लान भी कर लिया जाए, कुछ इस किस्म के डिसीजंस भी ले लिए जाएं कि इन डेज टू कम भी हम 25 करोड़ माजी की तरह और 1 2 3 साल का रफ पैच निकालकर इन द फ्यूचर भी हम सब के सब इकट्ठे खड़े रहे। उसके ऊपर आज बात करेंगे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, पाकिस्तान की इंशाल्लाह अचीवमेंट पे बात करेंगे, और आज के शो में कुछ डिस्कस करते हैं कि व्हाट वी हैव अचीव्ड इन लास्ट रिसेंट 10-12 डेज। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब अरशद मलिक साहब ने। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर सर, प्रोग्राम। थैंक यू फॉर टाइम सर, थैंक यू वेरी मच इंडीड। सर, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि रिसेंट 2-3 दिनों की डेवलपमेंट्स देखें तो पूरी कौम के, वैसे तो हमारी पूरी आर्मी ही, हर फौज का एक एक सिपाही से लेके हमारे जर्नलों तक हम तमाम लोगों के हीरोज हैं। बट सर, एयरफोर्स हमारी आंखों का तारा बनी हुई और हमेशा से रही भी, होनी भी चाहिए। सर, थोड़ा सा पास्ट से कंपैरिजन, पास्ट के हमारे जो डॉग फाइट्स पाकिस्तान हिंदुस्तान की होती रही हैं और टिल ये रिसेंट जो मिस एडवेंचर हिंदुस्तान ने किया है, सर इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके हमें समझाइएगा कि हाउ सुपीरियर आर एयरफोर्सेज, आर एयरक्राफ्ट आर सुपीरियर, कि हमारी ट्रेनिंग बेहतर है हिंदुस्तान से? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल में आजकल पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दुआएं हैं और जितनी कौम की तवक्कुआत थी, मेरा ख्याल में हमारे शाहीनों ने उन तवक्कुआत को पूरा कर दिखाया। आपका सवाल बिल्कुल वजह है कि हमें, जिसको बिल्कुल अंडरडॉग्स कहा जा रहा था और हमारी कैपेबिलिटी पे और काबिलियत पे लोगों को शक होना शुरू हो गया था, और मैं इसको बिल्कुल मुबालगा आराई नहीं समझूंगा कि कुछ ताकतों ने, कुछ आलमी ताकतों ने यह समझा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की एयरफोर्स को अगर हमारे मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए तो शायद 2019 की सुबह जो हिंदुस्तान की फजाइयों को मिली थी उसका मदावा हो सके। लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं था कि पाक फिजाइया ने न सिर्फ अपनी पुरानी काबिलियत को बेहतर करना शुरू कर, जो इम्प्रूवमेंट की थी, आई थिंक उसकी प्रॉपर मैनिफेस्टेशन इस इनकाउंटर में हो गई। मैं इस तरह आपको बताऊंगा जनाब कि हम हमेशा से अपने बहुत ही काबिल एतमाद दोस्त चाइना पे, लेकिन उसके साथ साथ हम भी ये समझते थे कि दुनिया में टेक्नोलॉजी का मयार जब तक आप वेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे आप शायद ना पा सकें। और वो बात भी किसी हद तक दुरुस्त भी थी कि हमारे पास अमेरिकन सिस्टम्स आए, हमारे पास फ्रेंच सिस्टम आए, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन जब 2019 का पुलवामा अटैक के बाद चीजें सामने आना शुरू हुई तो हमने ये देखा कि जब तक इसमें जिद्दत पैदा नहीं की जाए, जब तक इसमें एडवांसमेंट ना ली जाए, हम शायद पीछे रह जाएंगे। और आप मेरी बातों पे यकीन करें, शायद मुझे भी सही तरह उस चीज का अंदाजा नहीं है कि जो इन पिछले 3 से 4 सालों में पाक फिजाइया ने तरक्की की, और उसका सबसे बड़ा ऑब्वियसली हमारा जज्बा, हमारे अल्लाह ताला की ताईद थी ही थी। नुसरत इलाही होती है तो आप आगे बढ़ते, लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप थी, जो मौजूदा कायद है हमारे, उनकी पर ये सारा काम हुआ और हमने एक मजबूत तरीके के साथ इसको एलैबोरेट करना शुरू किया। मैं सबसे पहले बात करूंगा अपने फिजाइया की ट्रेनिंग की। सर, ट्रेनिंग के ऊपर खास तौर पे जोर दिया गया। पहले साल में ही जो हमारे एयर चीफ थे उन्होंने कहा कि मैं अपनी एयरमैन की अकेडमी को जदीद तरीकों पर उस्तवार करना चाहता हूँ। दूसरे मरहले पे उन्होंने कहा कि वो जो शजरे ममनुआत है हमारे लिए, कि अगर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिल रही और अगर हम आगे हमने जाना है, और मोदी ने यह कहा
कि जब तक मेरे पास राफेल नहीं होगे मैं पाक फिजाइया को सबक नहीं सिखा सकूंगा। तो हमने वहां पे ये रियलाइज कर लिया कि अब हमें वेस्टर्न से अपनी ओरिएंटेशन फर्दर टुवर्ड्स ईस्ट लानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे JF-17 ब्लॉक किया, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट बना। बेहतरीन। उसके अंदर हमने आजकल के वेपन सिस्टम में 2-3 चीजें ही होती हैं। मैं एक आम नाज़िर के लिए कहना चाहूंगा। एक एयरक्राफ्ट के अंदर एक रेडार होता है जिसे आप देखते हैं, दूसरा उसके अंदर आपके पास वेपन्स होते हैं जिनसे आप फायर करते हैं, तीसरा उसके अंदर आपका सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। सो JF-17 ब्लॉक 3 में हमने ये स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें लगाई। लेकिन उस वक्त भी हमने ये देखा कि अभी भी शायद हम राफेल का उस तरह मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और बदकिस्मती से F-16 की उस तरह से हमारे पास डेवलपमेंट अपग्रेडेशन नहीं हो रही थी। तो उस वक्त हमारे फिजाइया के जो कायद थे उन्होंने ये कहा कि लेट्स गो टू चाइना एंड लेट्स गेट J-10। जनाब, J-10 एक गेम चेंजर बन गया। उसके ऊपर उस वक्त भी जो राफेल जब बूदी को दिया गया तो हिंदुस्तान की फिजाइया ने यह समझा कि अभी भी पाक फिजाइया उस काबिल नहीं है। सो जब J-10 आया उसके साथ हमारी एयरफोर्स ने बहुत ही दानिशमंदाना फैसला किया कि हमने कहा कि हमें जो स्टेट ऑफ द आर्ट आपका मिसाइल है 15 कहते हैं वो ले लिया। सो ये जब आपने ले लिया तो अब आप टेक्नोलॉजिकली आप राफेल के हम पल्ला हो गए, बल्कि उससे ऊपर हो गए। उससे ऊपर मैं क्यों कहता हूं, जिसका आम आदमी को शायद पता ना चले, वो आज हमने साबित कर दिखाया जी। दूसरी पाक फिजाइया ने की वो अनहोनी हुई। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पाक फिजाइया की लीडरशिप ने और पाक फिजाइया के शाहीनों ने एक नया एवेन्यू तलाश किया जिसको EW स्पेक्ट्रम। EW एक आम जमाने में आम लोगों की नजर में सिर्फ जैमिंग होती है या आप फॉल्स टारगेट जनरेट करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पाकिस्तान फिजाइया ने इस जंग के लिए तैयार किया और इस जंग में इस्तेमाल किया, वो मेरे ख्याल में लोगों की आंखें खोलने के बराबर। और सर चौथी जो चीज हुई जो कि मेरे ख्याल में शायद उसका सही मानों में किसी को भी अंदाजा नहीं था, वो था साइबर वॉरफेयर, वो था साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और वो था स्पेस स्पेक्ट्रम। ये दो स्पेक्ट्रम्स जो खास तौर पे आए हैं, स्पेस स्पेक्ट्रम और साइबर सिक्योरिटी, इससे तो कमाल कर दिया। हम जब आगे बात करेंगे तो मैं आपको शायद ये बता सकूं कि हिंदुस्तान के जहाज जब आए तो वो काइंड ऑफ ब्लाइंड हो चुके। इस सब की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इसकी जो मैनिफेस्टेशन हुई तो इसको एग्जीक्यूट किया गया पीस टाइम में। वो भी कहते हैं कि the more you sweat in peace, the less you bleed in war. So हमारे पाक फिजाइया की जो ऑपरेशंस ब्रांच थी, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि एक मजबूत और एक अहम आहंगी के तहत इस सारे प्लान को मैनिफेस्ट किया, उसको पेपर पे लेके आए, उसके बाद एक्सरसाइजेस की और हमने आज तक की जंगों में जो सीखा था उसको उसमें पिन्हा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी, हमने उस माइंडसेट को चेंज किया जिस माइंडसेट के तहत लोग ये समझते थे कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में एक आम फिजाइया या पाकिस्तान एयरफोर्स की जैसी फोर्स इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसको चेंज करने के लिए पहले माइंडसेट को चेंज किया, पायलट्स को, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स को, उनको मोटिवेट किया और डेमोन्स्ट्रेट किया कि इट इज डूएबल। जब ये सारी चीजें होंगी, फिर जो मैंने आपको बात बताई है, एक लफ्ज यूज किया हमारे एयरफोर्स के लीडर्स ने, उसको कहा गया कि किल चेन। तो एक किल चेन बनी, उस किल चेन के अंदर एनिमी के सिमुलेट किया गया, फिर उस सारे की सिमुलेशन की गई और इस सारे सिमुलेशन के बाद जब इसको इन्होंने एग्जीक्यूट किया, सो देन वी वर कॉन्फिडेंट एंड आई कैन अश्योर यू कि फॉर दिस पर्टिकुलर अटैक वी वर वेटिंग फॉर देम फॉर लास्ट अबाउट 2 वीक्स। We were very sure that they are going to come, and we were also, alhamdulillah, very sure that they are not going to go back till the time we teach them a lesson. सर ये बताइए कि इसमें एक S-400 सिस्टम बहुत अंडर डिस्कशन आया, that we have destroyed S-400. What exactly it is and what it does? सर S-400 सिस्टम ये एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है, जिसके ऊपर हिंदुस्तान को बहुत नाज़ाद थे। और ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें मिसाइल फायर होते हैं, अर्ली डिटेक्शन होती है, टारगेट ट्रैक्स होते हैं, EW सिस्टम होते हैं, एक बहुत मजबूत डिफेंस सिस्टम भी है और ऑफेंसिव सिस्टम। अब
जब ये S400 सिस्टम आया तो इन्होंने इनकी बैटरियां डिप्लॉय, इनको सिस्टम को कहते हैं बैटरीज, सो बैटरीज डिप्लॉय 5 के करीब सिस्टम थे। लेकिन भाई आपको बड़ी मजे की और दिलचस्प बात ये बताऊं कि जब ये सिस्टम डिप्लॉय हो रहे थे तो इनको कंसीव भी किया जाता है। इनको हिंदुस्तान की फिजाइया ने कंसीव किया, कंसील कर दिया, छुपा लिया। छुपाने के टेक्निकल चीजें हैं, इसलिए वो उसमें बहस में नहीं जाऊंगा। आप ये समझें कि कोई भी दुश्मन इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब अगेन यहाँ पे मैं पाक फिजाइया की लीडर्स और पाक फिजाइया की कमांड को हाईली अप्रिशिएट करना चाहूंगा। आप बार बार ना समझें कि मैं उनको लीडर को अप्रिशिएट नहीं सर, they are worth it, they are worth it, they are worth it, and we should all appreciate, we should all appreciate. But you have to be logical also. Yes, it yes. was a doctrine shift. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे मनूवर्स किए, ऐसी कैब्स लॉन्च की, ऐसे एयरक्राफ्ट लॉन्च किए कि जिससे ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे थे। और फिर इनसे हमने फॉल्स लॉन्च करवाए, और जब ये फॉल्स लॉन्च करके छुपने जा रहे थे तो हम उस वक्त इनकी पोजीशन को रीएस्टैब्लिश कर चुके थे। फिर S400 सिस्टम चूंकि एक बहुत बड़ी मिथ थी, हमारी लीडरशिप ने जो टारगेट मेथोडोलॉजी की थी और जो टारगेट फिलॉसफी की थी, उसमें ये हमारा प्राइम टारगेट था। हमारे एयर चीफ ने कहा कि मुझे 2 चीजें चाहिए। एक, मुझे अपना जहाज कोई नुकसान में नहीं जाना चाहिए, मेरा कोई जहाज नहीं गिरना चाहिए, मेरा कोई शाहीन नहीं गिरना चाहिए, मेरे सारे ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो इंटैक्ट रहने चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे राफेल और S400 चाहिए। What a vision, what a demand that was, sir. Rafael and S400. जी, राफेल चाहिए और मुझे S400 सिस्टम चाहिए। तो जब राफेल तो आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह 3 हैं। जब S400 सिस्टम थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम बहुत अल्लाह के आगे humbled करते हैं। 2 सिस्टम हमने इस्तेमाल किए और हमने JF-17 जहाजों को इस्तेमाल किया जो इनकी सोच से बाहर था। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा।